नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और जटिल रिश्ते की कहानी में गहरा गोता लगा रहे हैं, ईरान और इजराइल। कैसे ये दो देश जो कभी सहयोगी थे, आज इतने कट्टर दुश्मन बन गए। हमारे पास ईरान इजराइल दुश्मनी का इतिहास लेख से कुछ जानकारी है, जिसके जरिए हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल, और ये जानना सच में काफी हैरत अंगेज है कि इनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। बिल्कुल। सबसे चौंकाने वाली बात तो यही है ना कि ये कभी रणनीतिक साझेदार थे। मतलब आज सोचें तो यकीन करना मुश्किल है। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। हाँ ये सच है। 1979 की क्रांति से पहले की बात है ये। शाह मोहम्मद रजा पहलवी का ईरान। हाँ, उस वक्त ईरान उन पहले मुस्लिम बहुल देशों में था जिसने इजराइल को मान्यता दी थी। शायद पूरी तरह से आधिकारिक नहीं, पर वास्तविक रूप में तो दी ही थी। बिल्कुल, और रिश्ते सिर्फ मान्यता तक ही सीमित नहीं थे। दोनों के बीच गहरे सैन्य, आर्थिक और खुफिया संबंध थे। सैन्य संबंध जैसे कि इजराइल ईरान की सेना को ट्रेनिंग दे रहा था, उन्हें हथियार भी बेच रहा था। ईरान का तेल इजराइल खरीदता था और इजराइल ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी मदद कर रहा था। और खुफिया सहयोग भी, मतलब हाँ। सावाक और मोसाद के बीच। हाँ, ईरान की जो गुप्त पुलिस थी सावाक और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, उनके बीच भी सहयोग था। लेकिन क्यों, मतलब ये अजीब सा गठबंधन क्यों बना? देखिए, कारण बहुत साफ था। दोनों मध्य पूर्व में गैर अरब देश थे। अच्छा। और दोनों को उस समय बढ़ते अरब राष्ट्रवाद और सोवियत संघ के प्रभाव से खतरा महसूस होता था। तो ये एक तरह की रणनीतिक साझेदारी थी, आप कह सकते हैं साझा दुश्मन के डर पर आधारित। ठीक है, तो ये दोस्ती हितों पर आधारित थी। लेकिन फिर आया 1979। हाँ, इस्लामिक क्रांति, और उसने सब कुछ बदल के रख दिया। शाह को हटा दिया गया और अयातुल्ला रूहुल्लाह ख़ोमेनी ने सत्ता संभाली। एक इस्लामिक धर्मतंत्र स्थापित हुआ। बिल्कुल। और ख़ोमेनी का नजरिया इजराइल को लेकर बिल्कुल अलग था। उन्होंने इजराइल को एक नाजायज ज़ायोनी शासन घोषित कर दिया। ये सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं था, ये वैचारिक बदलाव था। तो सारे रिश्ते टूट गए। फौरन ईरान ने इजराइल से सारे संबंध तोड़ लिए, और एक बहुत बड़ा सांकेतिक कदम ये था कि तेहरान में जो इजरायली दूतावास था, उसे फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO को सौंप दिया गया। यहीं से ईरान की जो नीति है वो पूरी तरह से इजराइल विरोधी हो गई, वैचारिक, राजनीतिक, सैन्य, हर स्तर पर। कहानी में एक और मोड़ है। हाँ, इतनी खुली दुश्मनी के बाद भी 80 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान, हाँ, ईरान कॉन्ट्रा मामला, इजराइल ने गुप्त रूप से ईरान को हथियार बेचे। ये कैसे हुआ? हाँ, ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है, पर उस वक्त इजराइल को सद्दाम हुसैन का इराक ज्यादा बड़ा खतरा लग रहा था। तो वो दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली बात थी। लेकिन ये सब गुप्त रूप से चल रहा था। बिल्कुल, पर्दे के पीछे। सार्वजनिक तौर पर तो दुश्मनी जारी थी। ये दिखाता है कि कैसे कभी कभी रणनीतिक हित विचारधारा पर भारी पड़ जाते हैं, कम से कम थोड़े समय के लिए। और फिर 90 के दशक में ये दुश्मनी एक नए रूप में सामने आई, प्रॉक्सी युद्ध। सही कहा। ईरान ने सीधे लड़ने के बजाय इजराइल विरोधी गुटों को मजबूत करना शुरू किया, खासकर लेबनान में हिजबुल्ला, हाँ, हिजबुल्ला, और फिलिस्तीन में हमास और इस्लामिक जिहाद जैसे समूह। ईरान ने इन्हें हथियार, पैसा, ट्रेनिंग सब कुछ देना शुरू किया। और इन समूहों ने फिर इजराइल पर हमले किए। हाँ, रॉकेट हमले, आत्मघाती बम विस्फोट, अपहरण, ये ईरान की प्रॉक्सी वॉर रणनीति थी। मतलब दूसरों के जरिए इजराइल से लड़ना। फिर 2000 के दशक में मुद्दा बना ईरान का परमाणु कार्यक्रम। बिल्कुल, ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम तेज किया और इजराइल को ये डर सताने लगा कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु बम बना रहा है। और इजराइल ने इसका जवाब कैसे दिया? बहुत सख्ती से। 2010 में स्टक्सनेट साइबर हमला हुआ, माना जाता है अमेरिका के साथ मिलके किया गया, जिसने ईरान के सेंट्रीफ्यूजेस को काफी नुकसान पहुंचाया। अच्छा। और इसके अलावा कई ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की लक्षित हत्याएं भी हुईं। तो तनाव और बढ़ गया। हाँ, बहुत ज्यादा। इजराइल का संदेश साफ था कि वो ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। और फिर लड़ाई का मैदान सीरिया तक पहुंच गया 2010 के दशक में। हाँ, सीरियाई गृह युद्ध में ईरान ने बशर अल असद सरकार का समर्थन किया, अपनी सेना और अपने समर्थक लड़ाकों को वहां भेजा। और इजराइल ने इसे कैसे देखा? इजराइल ने इसे अपनी सीमा पर ईरान का एक सैन्य मोर्चा बनाने की कोशिश के तौर पर देखा। ये उसके लिए बहुत बड़ा खतरा था।
तो इजराइल ने क्या किया? जवाब में इजराइल ने सीरिया के अंदर ईरानी ठिकानों, हथियारों के काफिलों और हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर सैकड़ों हवाई हमले किए, चुपचाप, ज्यादातर बिना जिम्मेदारी लिए। और अब हम आते हैं 2020 के दशक में। ऐसा लगता है जैसे अब टकराव और सीधा हो गया है। हाँ बिल्कुल, घटनाएं तेजी से बढ़ी। 2020 में अमेरिका ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को मार दिया, जिसमें इजरायली मदद का शक था। फिर 2021 में ईरान के नतांज परमाणु संयंत्र में विस्फोट हुआ। शक फिर इजराइल पर गया। फिर अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया। ईरान ने सीधी भागीदारी से तो इनकार किया, लेकिन हमास का समर्थन जरूर किया। और फिर अप्रैल 2024 में वो अभूतपूर्व घटना हुई। हाँ, ईरान ने पहली बार सीधे अपनी जमीन से 300 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन इजराइल पर दागे। ये दमिश्क में उसके वाणिज्य दूतावास पर हुए संदिग्ध इजरायली हमले का बदला बताया गया। और इजराइल ने भी जवाब दिया। हाँ, इजराइल ने भी ईरान के अंदर कुछ सीमित हवाई हमले किए। ये पहली बार था जब दोनों देशों के बीच इतना सीधा सैन्य टकराव हुआ। तो आज स्थिति क्या है? क्या ये एक शैडो वॉर है? हाँ, कह सकते हैं, एक तरह का छद्म युद्ध जो कभी भी बड़े संघर्ष में बदल सकता है। ईरान अपने प्रॉक्सी गुटों का समर्थन जारी रखे हुए हैं और इजराइल गुप्त हमले और हवाई हमले कर रहा है। क्या शांति की कोई उम्मीद है? देखिए, फिलहाल तो कम लगती है। ईरान का वैचारिक रुख बहुत मजबूत है कि इजराइल का अस्तित्व ही नाजायज है और इजराइल के लिए ईरान एक अस्तित्वगत खतरा है। दोनों के बीच अविश्वास बहुत गहरा है। लेकिन क्या कोई चीज है जो पूर्ण युद्ध को रोक रही है? शायद हो सकता है पिछले दरवाजे से कोई कूटनीति चल रही हो, या अंतर्राष्ट्रीय दबाव हो, या फिर शायद दोनों पक्ष लगातार तनाव से थक गए हों और एक बड़ी जंग का जोखिम नहीं उठाना चाहते हो, कम से कम अभी के लिए। तो हमने देखा कि कैसे साझा डर से शुरू हुई एक साझेदारी क्रांति, विचारधारा और भू राजनीति के चलते आज एक खतरनाक दुश्मनी में बदल गई है। हाँ, और यहाँ एक सोचने वाली बात ये रह जाती है कि इस लंबे उतार चढ़ाव भरे इतिहास को देखते हुए, जिसमें गुप्त सहयोग भी था और खुली दुश्मनी भी, आज भी पर्दे के पीछे कौन सी गहरी रणनीतिक गणनाएं चल रही होंगी? क्या यही गणनाएं हैं जो दोनों पक्षों को सारे तनाव के बावजूद अब तक एक पूर्ण युद्ध से रोके हुए हैं? ये सवाल जरूर सोचने पर मजबूर करता है।